चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। डेली क्लास चलती है भाई, ठीक है, डेली क्लास ही चलती है। डेली क्लास आप लोगों को लेना है और डेली आप लेंगे तो आपको समझिए कि दिन की जो मेहनत है वो आपकी निकल आती है ना, क्योंकि मॉडल पेपर लगाने से हर एक जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पंचमहल किसमें स्थित है। पंचमहल किसमें स्थित है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर आपकी फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और ये जो आपका बना है वो आपका 5 मंजिला बना हुआ है। कैसा है ये? 5 मंजिला बना ये आपका इमारत है जो कि बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। किस शैली में? तो आपके बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। यहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है ना, और भी यहाँ पर कई चीज़ें आपकी बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक है वो आपके कौन है। तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक है वो आपके कौन है। टू को ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो टू को ऑप्शन मिलेगा जियाउद्दीन बर्नी। क्या? जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार थे और इसने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो है तारीख ए फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियां हैं उनकी व्यापक जानकारी मिलती है आपके तारीख ए फिरोज शाही में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षक के अंतर्गत यहाँ पर आया था। तो ये बताइए ये जो आपका आया था किसके अंतर्गत आया था। तो आपके अवध के अंतर्गत आया था, अर्थात जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये हुआ कब था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को आपका युद्ध हुआ था। मुगल शासक जो आपके थे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में आपका किया गया था, है ना। और इस युद्ध में मीर कासिम युद्धभूमि से भाग भी गया था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। 4 का ऑप्शन दीजिएगा। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए भाई 4 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो आपका है शारदा अधिनियम, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा भी गया था, है ना। ये जो आपका बाल विवाह अवरोध है वो आपका शारदा नियम है, जो अधिनियम है, जो कि ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। मतलब इसके तहत जो आपकी लड़कियां थी उनकी शादी 14 वर्ष, है ना, और लड़कों की उम्र आपकी 18 वर्ष तय की गई थी, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्राचीनतम वेद कौन सा है। छोटे से छोटे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन एक नंबर आपका बन के आ ही जाता है। तो देखो प्राचीनतम वेद आपका जो है आपका कौन सा है 5 नंबर में। अब काफ़ी लोग सोचते होंगे कि अरे ये इतना सरल क्वेश्चन सब लोग कर लेते होंगे। अरे नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, है ना, गंवार लोग होते हैं जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, पेपर देने चले जाते हैं कि लाओ चले जाएं हम भी पीईटी का फार्म डाल देते हैं, हो सकता है लेखपाल बन जाएंगे, है ना। लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि बिना पढ़े लिखे सोचते हैं हम जॉब पा जाएंगे, है ना। जो पढ़ रहे हैं वो बेकार होते हैं। देखो यहाँ पर प्राचीनतम जो वेद होता है कौन सा होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। 6 का जवाब दीजिएगा। तो ये हुआ था आपकी 1857 को हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि 1829 में राम मनोहर राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की थी जिसे सभा कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया था। तो देखो भाई यहाँ पर आपका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नामक एक धार्मिक संस्था आपको बनाया था, है ना। ब्रह्म समाज जो बाद में कहलाया था, ब्रह्म समाज कहलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आत्मीय आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? आत्मीय हो जाएगा। अगला दिया गया है कि बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था। तो बताइएगा ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था, तो आपके 1905 में कौन से आपकी वायसराय थी यहाँ पर। चलिए सब लोग भाई जवाब दीजिए, है ना। इतना ज़्यादा कोई पहाड़ वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल आपका सिलेबस है और इन्हीं सिलेबस से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। तो आप सभी लोग जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा करजन। तो याद रखिए आपके करजन के समय आपका हुआ था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, यहाँ पर कौन सी स्वतंत्रता सेनानी है। यहाँ पर 9 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर सिंगापुर रेडियो स्टेशन से इन्होंने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी को महात्मा जो कहा था वो किसने कहा था। चलिए ये बताइए कि महात्मा गांधी को महात्मा जो कहा था वो किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए बताइए महात्मा गांधी को जो महात्मा कहकर पुकारा था वो सर्वप्रथम किसने पुकारा था। टैगोर ने कहा था, मोदी जी ने नहीं भाई, ये टैगोर जी ने कहा था। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था। तो देखो भाई यहाँ पर कब, तो आपके 1932 में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था
उसमें ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की? 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी आपकी नहीं है? इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है 11 नंबर में? तो देखो आपकी कच्छ की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में आपकी गुजरात के पास पड़ती है। कॉम्बे की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, ये भी गुजरात के पास आपकी पड़ती है। मन्नार की खाड़ी तो आप लोग जानते ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है अकाबा की खाड़ी दिया गया है। क्या दिया है? आपके अकाबा की खाड़ी, ये पड़ती है लाल सागर के भाग के पास पड़ती है, जहाँ पर आपका मिस्र हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरब, इसकी जो सीमा लगती है वो लगती है मिस्र के साथ, इजराइल के साथ, जॉर्डन के साथ और सऊदी अरब के साथ लगती है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों से लगती है? यहाँ पर आंसर लॉक करिए। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? आपका जवाब बताना है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? सब लोग भाई लाइक शेयर कर दिया करे भाई, है ना। आप लोगों का लाइक ही जो आपका होता है वो टीचर के लिए मोटिवेट रखता है। और चाहे कितनी भी क्लासें हो जाएं और कितनी भी मैराथन क्लासें हो जाएं, टीचर कभी थकता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो टीचर फिर थक जाता है ना। और इतना तो आप लोग समझदार हैं कि आप लोग फ्री पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज जो बनता है वो फ़र्ज पूरा करना चाहिए। ठीक है, देखो भारत की जो सीमाएं हैं कितने देशों में लगती हैं? 12 का जवाब दीजिए। चलिए, ऑप्शन जो आपका है सी नंबर आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, 7 देशों से लगती हैं, 7 देशों से। अब ये 7 जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं? तो हमने 7 पड़ोसी देश आपको बताया था। कौन से भाई? यहाँ पर जो आपके 7 पड़ोसी देश हैं, जैसे आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, ये आपके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पश्चिमी घाट, ये जो आप बताइए पश्चिमी घाट आपका है तो पर्वत है, पठार है, पहाड़ों का ढाल है या पहाड़ियाँ हैं? यहाँ पर है क्या? तो देखो पठारों का ढलान है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये आपका भारत है और ये भारत में क्या है कि इस साइड से क्या है, ये ढलान है, अर्थात ये ऊंचा आपका एरिया है और यहाँ पर ढालू हैं सभी नदियाँ, तभी कहाँ पर जाती हैं? अधिकतर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये पठारों का क्या है, यहाँ पर ढलान है आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड में आपका दर्रा कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए जैसे आपका लिपुलेख हो गया, नीति दर्रा हो गया, है ना, और आपके यहाँ पर मुलिंगला दर्रा भी हो गया, माना दर्रा भी हो गया। लेकिन जो सिपकीला दर्रा आपका है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है कि टर्मिनल डापलर रडार अर्थात TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? चलिए, टर्मिनल डापलर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये होता है जब मौसम खराब होता है तो खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब मौसम खराब हो जाता है तब यहाँ पर कह सकते हैं कि TDR का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कह रहा आपसे कि किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है? 16 का ऑप्शन बनेगा, राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये 2015 में, कब? 2015 में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? 17 का ऑप्शन देना है, कितनी फसलें शामिल की जाती हैं। अभी हमने इसके पहले क्लास में और कल भी क्लास में हमने आपको पढ़ाया था और अभी हमने क्लास जो लिया है उसमें भी बताया था। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जस्ट अभी हमने क्लास खत्म किया था, उस क्लास में यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था। जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए, कहता है जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात क्या नाम दिया गया था? चलिए ये बताइएगा कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? 18 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर इंपीरियल बैंक के बाद पूछा है ना, तो आपका भारतीय स्टेट बैंक, क्योंकि जो इंपीरियल बैंक आपका आया था, इंपीरियल बैंक जो आपका आया था वो आपके लगभग 21 में आया था, 1921 में आपका बना था। लेकिन क्या हुआ, 1955 में इसका क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया और ये आपका हो गया क्या? भारतीय स्टेट बैंक बन गया, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है 19 नंबर में? तो ये आपके GV रामकृष्णा है। कौन है? GV रामकृष्णा। ये ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आपके जो थे ये विनिवेश आयोग के कह सकते हैं प्रथम अध्यक्ष थे, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 20 नंबर में बैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधारों से नहीं
है 20 नंबर में। तो आपसे देखो दिया है घटी हुई सीआर दर, ये आपको कल पढ़ाया गया था, है ना। ब्याज दर का विनिमय, ये भी पढ़ाया गया था। नई पीढ़ी दर, ये भी था। लेकिन जो आपका वर्धित एसएलआर है, ये आपके बैंकिंग में सुधारों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इतनी आप मॉडल पेपर लगाएंगे ना कि आपको हर एक क्वेश्चन लगेगा कि नहीं अभी अभी हमने पढ़ा है। आपके जबान में हर एक क्वेश्चन रटा होना चाहिए, इतना आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तभी आपके 95 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आपके नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की जो संस्था है वो आपकी कौन सी है? तो बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन जो गठित ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके लिए स्व सरकार की जो संस्था है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपकी पंचायतें हैं, कौन है? पंचायत। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका बी हो जाएगा, पंचायत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? किस जिले में पेश किया गया था 22 नंबर में? तो देखो भाई, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा नागौर जिले में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, नागौर जिले में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था? चलिए बताइए, कह रहा है कि जिन्होंने संसद में ये घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश करेंगे, है ना, और लागू करेंगे, और इस घोषणा से ही भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो ये आपका हुआ था ऑप्शन बी, आपके वीपी सिंह। याद रखें, इनके समय जो आपके थे वो आपके वीपी सिंह अर्थात विश्व प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे इस समय, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का जो कुल कार्यकाल होता है वो सर्वाधिक रहा है? ये बताइए, कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका जो कार्यकाल रहा है वो सर्वाधिक रहा है? इनमें से आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो, ये हैं आपके जिस नंबर हैं डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ हैं, ये आपके 1980 से, कब से? तो आपके 1980 से आपके 1985 तक रहे थे, फिर 85 से लेकर आपके 89 तक आपके रहे थे, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना की अवधि है वो आपकी कितनी है? लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की अधिसूचना जो आपकी है, ये जो अवधि है वो आपकी है कितनी? तो नोट कर लीजिएगा 25 में। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जब क्या होता है, निजी विधेयक पेश करने की सूचना आपको होता है तो उसके लिए 1 मंथ आपका होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी सबसे कम होती है 26 नंबर में? तो देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई आपने पढ़ा होगा विबजियोर, है ना, जिसमें से आपका लाल का तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपकी बैंगनी रंग होती है वो ज़्यादा आपकी तिरछी हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जो बैंगनी आपका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का जो निर्माण होता है वो कैसा होता है? चलिए, कह रहा है जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है और उसे अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अपारदर्शी बनेगा। याद रखिए, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर, कैसी? अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अगर पारदर्शी होता तो निकल नहीं जाता भाई? क्यों भाई? पारदर्शी होता तो निकल जाता, अपारदर्शी है तभी तो छाया बना है। देखो दया, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है? दहन के लिए गैस जो आपकी आवश्यक होती है वो कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ऑक्सीजन देख सकते हैं, जो कि आवर्त सारणी में 8वां तत्व आपका है ना। ऑक्सीजन जो आपका है ये आवर्त सारणी में 8वां आपका है। याद रखिए, जो तत्व है जो जलने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? हरे फसलों को यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, अब इतनी देर में ध्यान आया है क्वेश्चन नंबर 10 को, हैं? इसके पहले ध्यान नहीं आ रहा था। चलिए, यहाँ पर देखो दिया है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु जो प्रयुक्त किया जाता है वो आपका कौन सा है 29 नंबर में? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एसिटिलीन, आपका हो जाएगा एसिटिलीन, है ना, जो कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए होता है। तो एसिटिलीन आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है मानव शरीर में रक्त का जो आयतन होता है शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 30 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, लगभग 7%। कितना? यहाँ पर लगभग 7 से 8% हो जाता है, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं 1/13वां भाग होता है। क्या? 1/13वां भाग भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 36 नंबर में? तो यहाँ पर होता है अपनी बात से पलट जाना। क्या? अपनी बात से पलट जाना।
तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी बात से पलट जाना ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे क्या होते हैं कुछ स्टूडेंट हैं ऐप में जुड़े होंगे, कहेंगे सर ताकि उनको जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप में भेज दी जाए, इसलिए डाउनलोड नहीं कर सकते, जबकि ऑप्शन दिया है डाउनलोड का ऑप्शन दिया है कि डाउनलोड कर लीजिए, सेव करके प्रिंट भी कर लीजिए, लेकिन कहते हैं सर डाउनलोड नहीं हो रही है ना, और ये नहीं हो रही वो नहीं हो रही। जब हम बोलते हैं कि चलो स्क्रीनशॉट भेजो तो कहते हैं स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, फिर हम कहते हैं दूसरे मोबाइल से वीडियो बना के भेजो, तो फिर कहते हैं सर जी हो गया हो गया हो गया सर जी हो गया, फिर तुरंत हो जाता है ना। तो देखो एक मुंह दो बात मुहावरे का जो अर्थ होता है 36 नंबर में ऑप्शन सी हो जाता है, अपनी बात से पलट जाना। भाई जब सबका हो रहा है डाउनलोड तो कुछ का क्यों नहीं हो रहा है, कोई समस्या होगी ठीक है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो होने लगता है। चलिए देखो दिया है दिग्भ्रम का उदाहरण इनमें से कौन सा है। दिग्भ्रम का जो उदाहरण है 37 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यंजन संधि, ऑप्शन बनेगा सी नंबर व्यंजन। देखो यहाँ पर आधा गा दिया है ना, आधा जो गा दिया है यही आपको प्रभावित कर रहा है कि ये जो गा का परिवर्तन है वो आपका का हो जाता है, तो बन जाता है दिक धन भ्रम, क्या दिक धन भ्रम हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द आपका अशुद्ध दिया गया है। चलिए यहाँ पर 38 को ऑप्शन दीजिए कि वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द आपका यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है, अशुद्ध को जवाब देना है। चलिए 38 नंबर में तो देखो दिया गया क्षण में या शीघ्र टूटने वाला, इसे दिया गया खंडहर, क्या दिया है खंडहर। तो आप ही बताइए कि भैया जो क्षण में या शीघ्र टूट जाएगा उसे हम लोग क्या खंडहर कहेंगे, क्या उसे खंडहर कहेंगे क्या भाई, उसे तो हम लोग कहेंगे क्षण भंगुर कहेंगे, क्या कहेंगे क्षण भंगुर कहेंगे। पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया है, क्षण भंगुर कहेंगे। अगला है कि वॉलंटियर का बहुवचन रूप इनमें से क्या होता है, वॉलंटियर का बहुवचन रूप इनमें से 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो भैया यहाँ पर हिंदी में जो वॉलंटियर है तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसका ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में करोगे तो आपका रा चढ़ाओगे, लेकिन हिंदी में क्या होता है वॉलंटियरों कहा जाता है, इसका ऑप्शन लगाना है आपको सी नंबर। अगला है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, 40 का ऑप्शन देना है। तो देखो भाई यहाँ पर वनिता मतलब होता है यहाँ पर आपका स्त्री होता है, क्या होता है स्त्री होता है, यहाँ पर नारी होता है, रमणी होता है, कामनी होता है ना, ये इसके क्या होते हैं पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है। चलिए ऑप्शन को लॉक करिए, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब दीजिए इस करंट अफेयर का, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी जा चुका था, है ना। यहाँ पर देखिए जो आपका पुदुचेरी हवाई अड्डा है, आप लोग ये मत सोचा करें, ये मत सोचा करें कि नहीं ये क्वेश्चन अभी आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, और यहाँ पर पूछा है आपका पहला हवाई अड्डा, है ना, क्या पूछा है पहला हवाई अड्डा पूछा है। तो आप ही बताइए कि आप लोग पुदुचेरी को बताएंगे या आप लोग चेन्नई को बताएंगे। अगर हाल ही में होता तो उसका जवाब अलग होता, लेकिन यहाँ पर दिया है प्रथम हवाई अड्डा, तो आप बताइए प्रथम हवाई अड्डे में किसको सही करेंगे। आप सही करेंगे पुदुचेरी हवाई अड्डे को, 61 को जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। ये जो आपका पुदुचेरी हवाई अड्डा है ये पहला हवाई अड्डा आपका बना था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पुस्तक द रूल ब्रेकर्स के लेखक आपके कौन हैं। चलिए यहाँ पर 62 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा प्रीति सिन्हा। पुस्तक द रूल ब्रेकर्स के जो लेखक हैं वो आपके हैं प्रीति सिन्हा हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। हम कंफ्यूज कहाँ कराते भाई, उसमें जब साफ साफ लिखा है कि प्रथम तो भैया लिखा है जब साफ साफ तो उसके हिसाब से जवाब दोगे, हम कंफ्यूज थोड़ा करा रहे थे। चलिए यहाँ पर बताइएगा, कह रहा है विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो देखो चीर फाड़ दीजिए, है ना, 4 फाड़ मतलब 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो मनाते हैं वो आपके 4 फरवरी को मनाते हैं। 63 का जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। जिसके कैंसर होता है तो भाई चीर फाड़ होता है कि नहीं होता है, तो 4 और फाड़ तो 4 फरवरी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। नील द्वीप का परिवर्तित नाम यहाँ पर देख सकते हैं शहीद द्वीप है, क्या है शहीद द्वीप है, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, शहीद द्वीप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोरोना का रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था। कोरोना का रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था, 65 का ऑप्शन देना है। देखिए 65 की अगर हम बात करते हैं ये आपका राजस्थान था, कौन आपका राजस्थान था, इसका जो ऑप्शन है ये आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय मूल के वावेल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं।
भारतीय मूल के वावेल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? यहाँ पर देखिए 66 का ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, ये सिसेल्स के हैं। कहाँ पर हैं? सिसेल्स के हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुमंगल पोर्टल किस राज्य की सरकार ने पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने हेतु लॉन्च किया है? चलिए, सुमंगल पोर्टल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए 67 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपके उड़ीसा सरकार ने। कहाँ करें? आपके उड़ीसा सरकार ने ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, उड़ीसा सरकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लाईविंग नामक एक नई एयरलाइन किस देश के द्वारा शुरू की गई है? फ्लाईविंग नामक नई एयरलाइन किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो देख सकते हैं कि आपके छोटे शहरों के लिए ये आपकी शुरुआत की गई है। ये है आपके 68 का ऑप्शन डी नंबर, आपके भारत में शुरुआत की गई है। ठीक है, भारत में शुरुआत की गई है, ऑप्शन है आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा किया है? किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा किया है? यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई, आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, आपकी केरल की सरकार ने किया है। कहाँ की? केरल की सरकार ने घोषणा किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा किया है? किस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा किया है? तो ये है आपका जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? चलिए, यहाँ पर आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 71 है, कह रहा आपसे कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? यहाँ पर भाई 4 ऑप्शन दीजिए, चारों ऑप्शन ले लीजिए। यहाँ पर चारों ऑप्शन में मिल रहा है कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा आपका संगीत अकादमी हो जाएगा, है ना। ये तो चीटिंग हो गई भाई, क्योंकि ऑप्शन डी दिखाया नहीं गया था। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये नाटक संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए है, ऑप्शन जो आपका डी नंबर संगीत अकादमी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि विश्व बाघ दिवस अर्थात वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? चलिए भाई, यहाँ पर 72 का जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 72 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना। तो देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-86 के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है? द टर्बुलेंट ईयर जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए लिखी गई है प्रणब मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया है। चलिए, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि धारण किया है, ये भारत के महान सितार वादक और शास्त्रीय संगीत हैं पंडित रविशंकर। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि धारण किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित रविशंकर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लट्ठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 75 का जवाब दीजिए, और इसका जवाब आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पर ये जो सरल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी जवाब क्या आप सभी को आता है। तो जो लोग ऑफलाइन कमेंट दे रहे हैं, है ना, या ऑफलाइन वीडियो देखेंगे, वो लोग भाई ऑफलाइन तुरंत कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा साथियों, जवाब दीजिएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो ये है आपका कजरी। क्या है भाई? कजरी है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर कजरी हो जाएगा। जो लोग आज ऑफलाइन कमेंट करेंगे तभी समझेंगे ये पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और उनकी पहचान हो जाएगी, है ना। जय हिंद लिखिएगा, कमेंट लिखिएगा, और कौन से जिले से हैं आप लोग ये भी कमेंट करिएगा, है ना, मतलब कौन से शहर से हैं, क्योंकि लगभग आपके यूपी से ही जब सभी लोग जुड़े होंगे, है ना। तो ये 3 चीज़ें आप लोग जरूर लिखेगा। देखो दिया है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो देखो भाई, यहाँ पर जो 77 है ये आपके किसके पास होता है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। ऑफलाइन कमेंट करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। ऑनलाइन बच्चों को तो हम देख ही रहे हैं, ऑफलाइन को देखना है। चलिए बताइएगा। राज्यसभा, बिल्कुल सही जवाब है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद से अगर हटाया जा सकता है तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, है ना, 2/3 वाला सिस्टम नहीं, पूरे के पूरे होना चाहिए। राज्यसभा के अगर एक भी सदस्य मना कर दिया, है ना, तो भैया इनको नहीं हटाया जाएगा, सभी सहमति होना चाहिए। हाँ, वो लोकसभा को बता जरूर देते हैं, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य है जो 5 में से नहीं गुजरता है? चलिए यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा 78 में।
चलिए 78 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आपका बिहार। ठीक है, बिहार से नहीं गुजरता है, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। चलिए, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है 79 में, तो 79 का जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा 79 में, बी नंबर देखिए पुदुचेरी, जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है पुदुचेरी, इसका राइट आंसर है हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। चलिए बताइएगा कि के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो भैया ये है आपके किदाम्बाई श्रीकांत, मतलब 2015 में इन्होंने जीता था, और ये बैडमिंटन खेल के लिए आपके हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बैडमिंटन के लिए जीता था, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी